का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है कि ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। आपको यहाँ पर ये टर्म देखना, ऑल। भाई 1 रुपए की भी एक नोट होती है वो जो कि लायबिलिटी आरबीआई की नहीं, क्योंकि वो इशू किया जाता है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इशू कराती है, फाइनेंस सेक्रेटरी का उस पर सिग्नेचर होता है। तो 1 रुपए का नोट और आल कॉइन, याद रखना, 1 रुपए का नोट और आल कॉइन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, तो उसकी लायबिलिटी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगी। तो 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन आर लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट सर्कुलेटेड बाय द आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इशू करता है बट सर्कुलेट कौन करता है? जो एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई इसको सर्कुलेट करता है। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि ऑल करेंसी नहीं, 1 रुपए के नोट को करेंसी जो है वो लायबिलिटी आरबीआई की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो ऑल करेंसी कैसे हो जाएगा? तो फर्स्ट इज रॉन्ग। ओके, अगर उसमें लिखा होता कि एक्सेप्ट 1 रुपी करेंसी तो वो ऑप्शन सही हो जाता। सेकंड देखते हैं, ऑल द करेंसी, देख लेना, इन सर्कुलेशन इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो पहले ये समझ लो कि मनी सप्लाई है क्या। ओके, तो मनी सप्लाई किसको कहते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन इज इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक, पी मतलब करेंसी विथ पब्लिक प्लस, ओके, करेंसी विथ बैंक। ओके, ये होता है करेंसी इन सर्कुलेशन। फिर से समझाता हूँ, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब अच्छे से समझते हैं। यस, तो मनी सर्कुलेशन को, मतलब जो करेंसी इन सर्कुलेशन है या मनी सप्लाई को समझने से पहले हमें करेंसी सर्कुलेशन समझना पड़ेगा। तो करेंसी सर्कुलेशन को मैं के CS लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है कि करेंसी विथ पब्लिक, ओके, प्लस करेंसी विथ बैंक। और जो करेंसी विथ पब्लिक है ना, वो पार्ट होता है मनी सप्लाई का। ओके, वो पार्ट होता है किसका? मनी सप्लाई का, याद रखना। तो करेंसी विथ पब्लिक इज ओनली काउंट एज अ मनी सप्लाई। और उसमें सेकेंड ऑप्शन में कहता है कि ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। नहीं भाई, ऑल द करेंसी जो सर्कुलेशन में, वो मतलब करेंसी सर्कुलेशन का तो फॉर्मूला मतलब बैंक वाली नोट, मतलब बैंक के पास जो डिपॉजिट है उसको भी मतलब करेंसी सर्कुलेशन में मानते हैं। तो इसमें जो इंटर बैंक डिपॉजिट होता है उसको करेंसी मतलब मनी सप्लाई में नहीं लेते। तो इससे ये क्या सिद्ध होता है कि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि करेंसी विथ पब्लिक इज ओनली काउंट इन मनी सप्लाई बट नॉट करेंसी विथ बैंक और इंटर बैंक डिपॉजिट। तो सेकेंड इज करेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखना कि करेंसी इन सर्कुलेशन जो होता है वो इक्वल टू होता है करेंसी विथ पब्लिक एंड करेंसी विथ बैंक। और करेंसी विथ बैंक का मतलब यहाँ इंटर बैंक, मतलब जो इंटर बैंक अपना वो ये डिपॉजिट होता है, इंटर बैंक डिपॉजिट जो होता है ना वो, तो वो मनी सप्लाई का कोई पार्ट नहीं होता। या फिर मान लो कि बैंक का जो डिपॉजिट होता है वो अगर किसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। तो ओनली जो करेंसी पब्लिक के हाथ में होती है उसी को मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। तो ये ऑल द करेंसी सर्कुलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलेशन में तो ये भी है भाई, सर्कुलेशन में तो जो इंटर बैंक डिपॉजिट है वो भी है, बट वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं, क्योंकि करेंसी विथ पब्लिक ही मनी सप्लाई का पार्ट होता है। बहुत बार बता दिया, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब थर्ड देखते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स
और सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी ओनली थ्रू आरबीआई। यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है बट ये सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कॉइन तो इशू तो भले करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सर्कुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ओके, और ये किस में मेंशन है कि आरबीआई एक्ट में, एज पर आरबीआई एक्ट जो नोट्स होगा या कॉइन्स होंगे वो सर्कुलेट किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। तो भाई इसमें ओनली 3 आर करेक्ट। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, मतलब करेंसी नोट को कौन इशू करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट। ओके, और ये लिखा हुआ है अगेन आरबीआई एक्ट 1934 में हमारी, कि जो करेंसी है वो इशू करेगा आरबीआई। और एक बात याद रखना, अब इसमें मतलब छोटी बातें मतलब कि 1 रुपये करेंसी तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, यहाँ जनरली पूछा हुआ है भाई, तो ये आरबीआई ही होगा। आरबीआई गवर्नर भी मत लगा देना, आरबीआई वुड बी करेक्ट, क्योंकि गवर्नर तो चेंज होते रहेंगे, वो एक पोस्ट है, लेकिन आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 65 देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी इन सर्कुलेशन इन इंडिया। तो करेंसी इन सर्कुलेशन इन इंडिया हमको ये बताना है। तो करेंसी सर्कुलेशन का मैंने पहले ही बता दिया, करेंसी सर्कुलेशन इज इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक प्लस करेंसी विथ बैंक। बैंक मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट। तो ये करेंसी इन सर्कुलेशन का फॉर्मूला होता है, उसके माइंड में रखते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो हम 3 से सॉल्व करना स्टार्ट करें। कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 1000 एज पर द कॉइनेज एक्ट 1906। यस, इट इज करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 तक के कॉइन इशू कर सकता है। कि कब से लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 के कॉइन तक इशू कर सकता है, 50 डिनोमिनेशन से 1000। अभी तक कॉइन जो है वो लीगल मतलब 1000 तक इशू कर रहा है। और तो याद रखना कि 25 पैसे का जो कॉइन है वो अब लीगल टेंडर नहीं है, उसका लीगल टेंडर विड्रॉ कर लिया गया। तो लोएस्ट डिनोमिनेशन जो लीगल टेंडर का है वो 50 है। ओके ओके, तो ये याद रखना। तो यस, 3rd इज करेक्ट। हम देखते हैं द कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट। मैंने ये पहले ही बताया, क्या बताया था मैंने, कि जो कॉइन्स होते हैं, इसमें लिखा है द कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो कॉइन्स होता है वो सर्कुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ये मैंने बता चुका हूँ कि आरबीआई करेंसी होगा या कॉइन होगा, दोनों आरबीआई के द्वारा सर्कुलेट किए जाएंगे। इशूड बाय मतलब कॉइन्स जो होता है वो इशूड तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, बट यहाँ लिखे हैं कि इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई, मतलब जो सर्कुलेशन होता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाएगा। वो आरबीआई एक्ट में मेंशन है, वो मैंने बता दिया। फिर 1 देखते हैं। 1 कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स। मैंने बता दिया, यस इट इज आल्सो करेक्ट। ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन मिंट द कॉइन, आरबीआई हैज नो राइट टू मिंट द कॉइन। ओके, तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट थे हमारे। हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If new currency is being issued, then who has the authority to decide its denomination? मतलब ये 500 की होगी कि 1000 की होगी कि 10,000 की करेंसी होगी,
ये कौन डिसाइड करेगा अगर न्यू करेंसी इशू किया जा रहा है। तो याद रखना, ये इशू तो किया जाता है ये आरबीआई के द्वारा, बट डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और कैसे डिसाइड करती है? इन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर। मतलब आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर जो होगा वो रिकमेंड करेगा कि हाँ ये कॉइन हमें 1000 और 500 के या 2000 के डिनोमिनेशन की कॉइन इशू करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो डिसाइड करेगा, जो आरबीआई ऑप्शन देगा, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑप्शन देगा। तो रिकमेंडेड बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, बट जो डिसाइड किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। ओके, 67 देखते हैं भाई। Who is the final authority in approving the design for material of banknotes? भाई ये मैंने बता दिया कि डिनोमिनेशन से लेके डिजाइन वगैरह मतलब सब कुछ जो होगा वो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, बट डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सब मतलब लिखा कहाँ हुआ है? तो आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। आरबीआई एक्ट ये कहता है कि जो मतलब ये डिनोमिनेशन होगा या इसका मतलब कैसे दिखनी चाहिए कॉइन, कौन से फॉर्म में होगी, ये सब डिसाइड करेगा सेंट्रल बैंक ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ओके, इसमें और ज़्यादा कुछ बताने का तो है नहीं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर, वही आ गया भाई, देख लो। ऑन 8 नवंबर 2016 declared that the existing Rs 500 and 1000 notes will be not be legal tender. This done under which of the following act? मैंने बताया था उसी टाइम आपको पहले ही कि लीगल टेंडर जो विड्रॉ किया गया था वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर किया गया था। तो ये हो गया। आपने अगर वही क्वेश्चन देखा होगा तो आपने देखा होगा 4-5 क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, और उसी के अकॉर्डिंग पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आगे के। अभी तक तो ऐसा ही हुआ। तो ये भी मतलब डिनोमिनेशन कैसे मतलब जो कहते हैं कि डिमोनेटाइज हुआ था, तो कैसे हुआ था? तो इसका एक प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ कि वही सेम प्रोसीजर कि आरबीआई के बोर्ड या आरबीआई जो होगा वो रिकमेंड करेगा कि ये बैंक नोट डिमोनेटाइज होने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग वो डिमोनेटाइज का गैजेट या नोटिफिकेशन निकाल देता है। तो बस वही सही है। ओके, फिर देखते हैं आरबीआई 1 मिनट, वॉइस आर कमिंग। प्लीज पॉज कर दिया था क्योंकि वॉइस बहुत आउटसाइड से आ रही थी, तो बहुत यहाँ दिक्कत होती है क्योंकि मेरा रूम जो है वो मतलब रोड के पास में ही है, तो यहाँ पर बाइक आती जाती रहती हैं, बहुत आवाज़ भी करती हैं, हॉर्न भी। ओके, तो 69 से करते हैं। 69 कह रहा है कि आरबीआई टारगेट द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी बेस्ड ऑन, मतलब मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो कैसे टारगेट करता है कि क्या मनी सप्लाई होनी चाहिए इस साल में या नेक्स्ट साल में। तो ये डिसाइड करता है आरबीआई नॉर्मल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। यस, इट इज करेक्ट, मतलब इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिएगा ना भाई। देखो कितनी मनी सप्लाई कर, जैसे देखो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो आरबीआई क्या करते हैं, मनी सप्लाई कम करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई का जो टारगेट होता है मनी सप्लाई इकोनॉमी में, वो इन्फ्लेशन को तो माइंड में रखता ही है। तो ये तो भाई सही है बिल्कुल। एक्सपेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ, यस इट इज आल्सो करेक्ट। हाउ, मतलब अगर जो जीडीपी ग्रोथ है वो इम्पेक्ट करता है इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन जो है इम्पेक्ट करता है जीडीपी ग्रोथ को। तो भाई क्या रियल जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए और क्या नॉमिनल, और वो नॉमिनल और रियल के बीच में इन्फ्लेशन ही आता है। तो आरबीआई ये भी देखता है कि रियल और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है, रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी है और कितना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है।
तो वो बीच में जो गैप होता है उसको हमें पता है इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, तो वो भी कंसीडर करता है आरबीआई। तो बोथ आर करेक्ट इन दिस। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का था नहीं, तो इतना याद रखना। और हमको पता है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4 ± 2 है, मतलब इसी के अंडर आरबीआई को रखना है इन्फ्लेशन। और 3 कंजिक्यूटिव ईयर में देखा जाता है, अगर 3 कंजिक्यूटिव लगातार 3 कंजिक्यूटिव ईयर आरबीआई फेल हो गई इस टारगेट में, तो उससे गवर्नमेंट को लेटर देना पड़ेगा या उसको मेजर बताना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों फेल हुई, और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आगे वो क्या कर रहे हैं जिससे वो जो इन्फ्लेशन है वो इसके अंडर फिर से लेकर आएंगे 4 ± 2, मतलब 6% से 2% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। और ये डिसाइड कैसे होता है इन्फ्लेशन? तो ये डिसाइड होता है वंस इन 5 ईयर, याद रखना, वंस इन 5 ईयर बाई आरबीआई, बाई गवर्नमेंट, मतलब डिसाइड करते हैं इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो ये भी याद रखना। आई थिंक आगे की जो क्वेश्चन होगी वो आप इसी बेसिस पे अगर आता है तो सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई, मतलब आरबीआई के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये बताना है हमको। तो ये कह रहा है कि जो दूसरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई इज ऑब्लाइज टू एक्ट, मतलब ये बाउंड है टू एक्ट एज अ बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट। भाई बिल्कुल सही है, ये आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि आरबीआई इज द बैंकर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो बोथ द गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? आरबीआई ही है। तो भाई ये तो सही है। पहला देखते हैं, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, ये याद रखना, ये आरबीआई एक्ट में मेंशन है, कोई अदर एक्ट नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा कि ये आरबीआई का जो प्रोविजन है जो कि उसको मतलब कोई मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डाटा मांगती है तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो नहीं, वो आरबीआई एक्ट में मेंशन था। तो एज पर द आरबीआई एक्ट, पहला देखते हैं, एज पर द आरबीआई 1934 आरबीआई इज बाउंड, मतलब फिर यहाँ ओब्लाइज या बाउंड टू अंडरटेक द रिसीप्ट एंड पेमेंट्स एंड द अदर बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, यहीं पर बता दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आरबीआई बैंकर है, ये आरबीआई एक्ट 1934 में, और उसी का एक्सटेंशन फर्स्ट ऑप्शन है। तो बोथ द ऑप्शन आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और याद रखना, ऐसे यहाँ पर ये एज पर द आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर सकता है 1949, तो याद रखना कि इसके अंदर नहीं, आरबीआई एक्ट के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। 1 मिनट। ओके, सो अब 71 क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई। तो पहले मैं एजेंसी बैंक बता देता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एजेंसी बैंक का सिस्टम क्या है? ये जैसे मान लो यहाँ पर आरबीआई है, और आरबीआई को ना बहुत सारे काम होते हैं, मतलब इट हैज रेगुलेटर। किसका रेगुलेटर होता है? बैंकों को रेगुलेट करे, फिर एनबीएफसी को भी कुछ रेगुलेट करता है, तो रेगुलेटर है। कंट्रोलर भी, कौन सा कंट्रोलर है? फॉरेक्स रिजर्व का, तो कंट्रोलर, रेगुलेटर, और फिर ये बैंकर ऑफ, मतलब गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सबका बैंकिंग मैनेजमेंट करे। तो इसको बहुत सारे काम है भाई। फिर इन्फ्लेशन टारगेट भी करे, तो इसके बहुत सारे काम है। तो आरबीआई क्या करता है, तो अपने कुछ फंक्शन जो होता है ना, वो यहाँ पर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनको दे देता है कि भाई तुम एसबीआई जो हो ना, तुम बॉन्ड बेच लो। बॉन्ड इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये याद हो गया। तो तुम बॉन्ड बेच लो, और अब जैसे इन बैंकों को कर देगा कि तुम टैक्स भी कलेक्ट करोगे। तो ये बैंक जो है ना, वो एजेंसी बैंक हो गए। ये वर्क कर रहे हैं एज ए एजेंसी फॉर द आरबीआई।
तो दिस इज द एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई। तो जो बैंक इसके अंडर आते हैं वो एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई कहलाते हैं। मतलब टैक्स कलेक्शन हो गया, टैक्स जो मतलब कलेक्शन हो गया, फिर यहाँ या बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल करना, परचेस करना, उसको रिडीम करना, ये सिर्फ आरबीआई को जो फंक्शन जो होता है वो डिनोट करता है बैंकों को। तो ऑल दी फंक्शन ये उसी के अंदर आते रहते हैं। तो यही हमको समझना है। एजेंसी बैंक आई थिंक हम समझ चुके हैं। जो अपना फंक्शन जो आरबीआई होता है वो अदर बैंक को डिनोट करता है, जिससे उसके ऊपर बर्डन कम हो जाए। तो और भी हम ऑप्शन देखते हैं। ओनली दोज प्राइवेट बैंक which are of certain size are allowed to act as एजेंसी बैंक। मैंने बोल दिया कि बैंक होते हैं, मैंने ये नहीं बताया कि प्राइवेट होते हैं पब्लिक होते हैं। तो बैंक मतलब बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक। मैंने साइज के बारे में नहीं बोला। और ऐसा कब तक था? पहले ऐसा था, बट अब ये ऐसा अलाउ नहीं। मतलब साइज मतलब क्या? यहाँ पर साइज मतलब तुम्हारे बैंक में कितना डिपॉजिट है भाई, 5 रुपये कि 10 रुपये है। तो आप अगर 10 रुपये तो बड़ा बैंक हो गए, 5 रुपये तो छोटे बैंक हो गए। तो पहले ही डिपेंड करता था कि एजेंसी बैंक बनाने से पहले आरबीआई कंसीडर करता था, बट अब ये नहीं है ऑप्शन। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो अब क्या है कि एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ एनी साइज आर अलाउड टू एक्ट एज अ एजेंसी बैंक। ये न्यू चेंजेस हुए हैं, ये याद रखना। शेड्यूल पेमेंट बैंक मतलब पेटीएम हो गया या फिर एयरटेल हो गई, ये सब पेमेंट बैंक। और शेड्यूल, अच्छा शेड्यूल बैंक क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। शेड्यूल जो बैंक होते हैं वो बैंक होते हैं जिसको आरबीआई जो होता है ना, आरबीआई के जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके शेड्यूल 2 में मेंशन है। शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में जो मेंशन है ना, उन्हीं को शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो इतना याद रखना कि शेड्यूल बैंक ऐसा कोई वो नहीं है, आरबीआई जो 1934 में मेंशन कर देता है उन्हीं को शेड्यूल बैंक। और किसी को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में क्यों मेंशन करेगा आरबीआई? भाई उसकी गर्लफ्रेंड तो लग नहीं रहे हैं बैंक तो अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं लग रहे हैं तो क्यों मेंशन करेगा? तो वो देखेगा भाई कि मतलब क्रश है हमारा, कि आगे चलकर शादी हो सकती है, कि क्या है मैटर। मजाक कर रहा हूँ जिससे थोड़ा मतलब इंटरेक्टिव हो जाए। तो आरबीआई 2 कंडीशन देगा बैंक को। पहला कि तुम्हारे पास 5 लाख की कैपिटल रिजर्व होना चाहिए बैंक के पास। कहोगे ये तो बहुत कम है। ठीक है भाई, कम है, बैंक जुटा लेंगे, इवन मतलब सबके पास आ जाएगा। अगर गर्लफ्रेंड इतना इजी टास्क देगा तो कर ही लेंगे। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला टफ है। आरबीआई ये देखेगा कि क्या तुम बैंक लोग जो हो भाई, तुमने शेड्यूल कमर्शियल के लिए अप्लाई किया है, बट क्या तुम अपने डिपॉजिटर का ख्याल रखते हो? उनको बाबू सोना बोलते रहते हो कि नहीं बोलते हो? ठीक है, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया पूछते हो डिपॉजिटर से कि नहीं? मतलब आरबीआई ये देखेगा कि एज यू आर फॉलोइंग द डिपॉजिटर इंटरेस्ट और प्रमोटिंग द डिपॉजिटर इंटरेस्ट और नॉट। तो पहला तो भाई तुम्हारा हो गया, तुमने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन प्रपोज करने के बाद ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे भाई? तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन जब आरबीआई आराम से बैठा रहेगा भाई, मतलब वो देखेगा कि तुम 1 साल में करते हो, 2 साल में करते हो, 3 साल में, जब उसको लगे कि हाँ अब तुम्हारा रिलेशनशिप पक्का हो गया है डिपॉजिटर से बैंक का, तब भाई अब तुम्हारी शादी करा देते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में। तो भाई ये 2 कंडीशन याद रखना इस क्वेश्चन में बहुत मजा होगा, आई थिंक आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, शेड्यूल पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्ट एज एजेंसी बैंक। भाई बिल्कुल कैन, मतलब यहाँ ऑप्शन देखो, कैन एक्ट, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्ट कर सकते हैं भाई एजेंसी बैंक। वो गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई के किसी फंक्शन आरबीआई दे सकता है कि भाई तुम ये छोटे छोटे काम करो कुछ, तो यस दे कैन एक्ट एज अ एजेंसी बैंक। फर्स्ट देखते हैं,
RBI Act 1934 allow RBI to appoint agent. Yes, it is mentioned in the RBI Act. Of course, it is correct. ओके, तो 1 and 2 करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2। ओके, 72 देखते हैं। Which of the following function are part of the Reserve Bank of India acting as a banker to banks? बैंकर टू बैंक्स मतलब बैंक हो गया जैसे SBI, अगर इसको पैसे की कमी पड़ी तो ये किसके पास भाग के जाएगा? जैसे मुझे पैसे की कमी पड़ी तो मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, तो इनका ये जो बड़ा भाई है मैं अपने बड़े भाई के पास, तो इनका जो मान लो बैंक का जो बड़ा भाई है वो RBI है और वो बैंक की तरह काम करता है इन बैंकों के। तो अब जैसे मेरा बड़ा भाई है तो वो क्या है, मेरे ऊपर भाई थोड़ा ध्यान भी रखिएगा कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मतलब रेगुलेशन करेगा, सुपरविजन करेगा हमारे ऊपर। तो इसका RBI भी बैंकों के ऊपर, क्योंकि बड़ा भाई है ना भाई, तो ध्यान रखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और पिटाई भी करता है। पिटाई करने का मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देगा कि बेटा अब तुम ये इतना कैपिटल लाकर हमें दो। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है ये हम बाद में देखेंगे, बट ये मान लो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि अगर तुम ज़्यादा बहुत ही कहना नहीं मान रहे हो ना तो तुम्हारे ऊपर ये एक इंस्ट्रूमेंट लग जाएगा और उसके बाद तुमको ये फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजिली नहीं फुलफिल होता। तो अब हम देखते हैं क्या है। तो 4 से पढ़ेंगे भाई। तो RBI एज अ बैंकर टू बैंक जब एक्ट करता है तो उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। 4 करता है कि एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यस, अब जैसे मेरे भाई जो अगर मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो वो मुझे पैसा भी देंगे, इमोशनल हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। वैसे RBI जो होता है, ये बैंकर जो बैंक होते हैं, अगर जिनमें बैंक रन की सिचुएशन आ गई। बैंक रन क्या होता है कि व्हेन द डिपोजिटर, जो डिपोजिटर ऑफ दैट बैंक आर वांट टू पुल आउट ऑफ देयर मनी बिकॉज ऑफ एनी रूमर्स, तो उस सिचुएशन में RBI आएगा। और क्योंकि अब सभी डिपोजिटर आ गए, पैसा हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो लिक्विडिटी उस बैंक में कम हो जाएगी, तो उसको हेल्प करने के लिए RBI को पैसा देगा। तो यस, लास्ट रिजॉर्ट जो होता है वो बैंक की मतलब होता है। और याद रखना कि जब RBI एज अ मतलब लास्ट रिजॉर्ट जब एक्टिंग करता है ना, एज अ लास्ट रिजॉर्ट तभी एक्ट करेगा जब उस बैंक के पास, मान लो SBI मान लेते हैं, SBI को बैंक रन की सिचुएशन आ गई या सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट की सिचुएशन आ गई, तो जो SBI के पास मतलब RBI तभी हेल्प करने के लिए आएगा जब SBI कब मार्केट से भी पैसा नहीं उठा सकता, मतलब उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी वो RBI आएगा, कहेगा कि अब तुम हमारे भाई हो भाई, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो 4 इज करेक्ट। थर्ड भी देखते हैं। RBI प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू बैंक। यस भाई, रेपो में हमको पता है शॉर्ट टर्म लोन्स RBI प्रोवाइड करता है बैंक को एज ए रेपो रेट। भाई करेक्ट है। और ये याद रखना, एक्टिंग ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जब मतलब बैंक RBI एक्ट करता है तब भी वो शॉर्ट टर्म के लिए ही लोन देता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम ले जाओ और अब ये 2-4-10-15 साल के लिए तुमको रिटर्न नहीं करना, नहीं, शॉर्ट टर्म आपकी लिक्विडिटी अभी मतलब कम हो रही तो अभी हम आपको इससे निकाल देते हैं, उसके बाद तुम कमाओ खाओ, हमेशा भाई थोड़ी नहीं ध्यान देंगे। ठीक है। सेकेंड देखते हैं, इनेबलिंग सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड। यस, क्योंकि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं या प्राइवेट बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बोल रहे हैं तो दोनों आगे, तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है RBI के पास। हमारा अकाउंट SBI में है, SBI का अकाउंट RBI में। तो वो जो इंटर बैंक ट्रांसफ़र होता है वो इंटर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं उसी RBI के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से। तो RBI मॉनिटर करता है कि हाँ भाई तुम दोनों आपस में लड़ तो नहीं रहे हो, तो दोनों बैंकों को वो ध्यान रखता है। तो 2 इज आल्सो करेक्ट।
ओके, तो आरबीआई कॉमन बैंक होता है सभी बैंक का। तो इनेबलिंग बैंक्स टू मेंटेन देयर अकाउंट विथ, भाई वही तो अभी बोल रहा था, विथ आरबीआई फॉर स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या होता है स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट? CRR मान लेते हो। तो आरबीआई जो होता है ना, और इवन मैं बता चुका हूँ कि जो SLR होता है ना, वो भी बैंक आरबीआई को दे सकते हैं। आरबीआई उस पर कुछ इंटरेस्ट पे कर सकता है, लेकिन यूजली क्या करते हैं, जो SLR कोटा होता है वो आरबीआई बैंकों को बताता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या ये बॉन्ड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो SLR कोटा का डिपॉजिट। सिंपल सा याद रखो। तो इनेबलिंग द बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट विथ आरबीआई एज ए CRR। और CRR पर मुझे पता है कि आपको पता है, मतलब हमें पता है कि आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छे से हमें लगता है कि ये डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 73 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मैंने लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया था कि जब सारे मतलब ख़त्म हो जाएंगे तब ये शॉर्ट टर्म है, सॉल्वेंट में दिया जाता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। अगर आप उतना ध्यान में रखें ये सॉल्व होगा, समझ लो क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ओके, प्लीज़ गिव मी 1। ओके, सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जब आरबीआई एक्ट करता है तो सही है। पर ये थर्ड कह रहा है टू इंश्योर, बहुत माइल्ड से स्टेटमेंट है तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। यस, आरबीआई क्यों आता है बैंक को बचाने के लिए, यही क्वेश्चन है। हाँ भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एसबीआई फेल हो जाए तो कितने डिपॉजिटर का नुकसान होगा, फिर इकोनॉमी को नुकसान होगा, क्योंकि ये भाई कितना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंडिया लेवल पे करता है या इंटरनेशनल लेवल। तो भाई थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड, आरबीआई डज इट ओनली इफ द troubled financial institution has exhausted all the resources it can obtain from the market and from the RBI regular liquidity facility like liquidity adjustment facility and MSF marginal standing facility। ये भी मान लो कि इस जोन में भी आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है और ये सीलिंग कॉरिडोर होता है, याद रखना ये सीलिंग कॉरिडोर होता है। एसटीएफ क्या होता है, फ्लोर कॉरिडोर होता है, और रेपो क्या है, मिडिल कॉरिडोर है। तो याद रखना ये तीन जो है कॉरिडोर जो है वो लेफ्ट जो आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसके पार्ट है, एमएसएफ, रेपो, एसटीएफ। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो आपको ये सब तो पता ही होगा, नहीं तो अभी आगे आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो यस, ये मैंने बता दिया था उसी टाइम कि आरबीआई तभी हेल्प करेगा लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जब बैंक के सारे लिक्विडिटी और सारे पैसे लेने वाले जो सिस्टम है, जो वे है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देगा, तब आरबीआई आएगा कि हम तो भगवान हैं। कभी कभी लगता है कि अप्पू ने भगवान है। ओके, तो यस इट इज करेक्ट। फर्स्ट देखते हैं, इट इज डन टू प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, मैं बता चुका हूँ भाई कि एसबीआई अगर फेल होगा तो इंटरेस्ट डिपॉजिटर का खराब होगा। तो भाई इसमें सब करेक्ट थे, सब माइल्ड से आंसर थे, पॉजिटिव थे, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने 2 क्वेश्चन ऊपर के सॉल्व किए होंगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, खा लो लेकिन सोना मत। ओके, तो 74 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लॉस। ओके, कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि ये करेक्ट होगा, देखते हैं भाई, 1 मिनट देखते हैं।
3 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि आरबीआई जो होता है ना, वो प्रोवाइड्स करता है फंड अगेंस्ट कोलेटरल एट अ पीनल रेट। मतलब कह रहे हैं कि आरबीआई प्रोवाइड करता है फंड एट अ कोलेटरल एज अ पीनल रेट। तो यस, जब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूज करेगा, तो जैसे देखो तुम्हें तो कोई बचाने आ नहीं रहा है और वो आएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज ही करेगा भाई, और वो कोलेटरल भी लेगा। ठीक है, तो यस, थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, आरबीआई प्रोवाइड फंड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, और फर्स्ट देखते हैं, इट इज प्रोवाइडेड टू बैंक्स व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। नहीं भाई, अच्छा बताओ, तुम बर्बाद हो चुके तब तुम्हें क्या करना भाई? बर्बाद होने वाले हो या फिर बर्बाद हो जाओगे या हो रहे हो तब बचाने का कोई फायदा है ना। अगर तुम कहना ही नहीं मान रहे और बर्बाद हो चुके तो नहीं, मतलब बैंकरप्ट सिचुएशन में जब सॉल्वेंट, मतलब जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, बैंकरप्ट नहीं भाई। बैंकरप्ट मतलब कि ये हो गया कि आपके पास तो मतलब कोई चांस ही नहीं है भाई। जब ये शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी फेसिंग होता है तब वो हेल्प करने हैं। बैंकरप्ट का मतलब तो आप तो मतलब पूरा खत्म हो चुके, उसके पास सब कुछ है नहीं, तो वो भाई फर्स्ट तो रॉन्ग होगा। बैंकरप्ट की जगह पर सॉल्वेंट होना चाहिए। ओके, तो लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए होता है। और यहाँ जो पड़ता है लॉन्ग टर्म, ये मैं पहले ही बता दिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता यार, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड कराता है आरबीआई, कि तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच है तो हम फंड प्रोवाइड करा देते हैं, जो उस पर हम आपको कोलेटरल भी देना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो थर्ड इज ओनली करेक्ट। और बैंकरप्ट नहीं होना है, अगर बैंकरप्ट हो गया तो ना उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा, क्या कोलेटरल दे देगा भाई? तो ऐसा कुछ नहीं सिचुएशन है। तो भाई ओनली थर्ड इज करेक्ट, याद रखना। ओके, और ये शॉर्ट टर्म का मतलब कि यूजुअली 90 डेज के लिए आरबीआई देता है कि हाँ 90 डेज के लिए भाई तुम्हारे पास लिक्विडिटी क्रंच आ गई, क्योंकि कोई रूमर फैल गया जिससे बैंक रन सिचुएशन हो गई है, तुम्हारे पास लिक्विडिटी अब नहीं है, डिपॉजिटर रुपये मांग रहे हैं, तो तुम उससे रुपये अभी लेकर चले जाओ और सिक्योरिटी दे जाओ, और उसके बाद तुम धीरे धीरे अपना फिर से पैसा इकट्ठा कर लेना जब लोगों को आपको ऊपर फिर से ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यस, यूजुअली 90 डेज के लिए देता है। 75 देखते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, और वैसे कहें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे। Which of the following function are part of RBI acting as a banker to central government? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एज अ बैंक जब आरबीआई एक्ट करता है तो कौन कौन से काम उसको करने पड़ते हैं, देखते हैं भाई। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जिससे हिंदी मीडियम वाले भी आराम से अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट फोर्थ से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, आरबीआई फ्लोट मतलब रेज कह सकते हो, रेज लोन्स या टेक लोन्स, ये तो रेज लोन्स एंड मैनेजेस देम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई जो होता है वो लोन को रेज करता है और मैनेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो याद रखना कि जब आरबीआई जब बैंकर होगा तब ये नहीं आएगा। ये करता है, मतलब आरबीआई ये करता है, ऐसा नहीं कि ये फंक्शन है, लेकिन ये ऐसा डेप्ट मैनेजर करता है। आरबीआई एक्ट व्हेन आरबीआई एक्ट एज अ डेप्ट मैनेजर मतलब कर्जदार के वाले जैसा समझ सकते हो, क्रेडिटर और समथिंग लाइक दैट। तो व्हेन द आरबीआई एक्ट एज अ डेप्ट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट देन इट फंक्शन लाइक इट रेज द लोन्स फॉर द गवर्नमेंट एंड मैनेज द ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उस फंड को मैनेज करता है। तो ये आरबीआई, लेकिन जब बैंकर के रूप में करेगा तब ये ऐसा नहीं करेगा। तो फोर्थ इज रॉन्ग। आरबीआई प्रोवाइड्स, ओके, क्या प्रोवाइड करता है? वेज एंड मीन्स एडवांस, ये हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, अभी आप फिर से देखेंगे। वेज एंड मीन्स एडवांसेज टू गवर्नमेंट, दोनों करेक्ट है। कैसे करेक्ट है?
बेज एंड मीन्स एडवांस पहले देख लेते हैं। तो बेज एंड मीन्स एडवांस जो है ना, बेज एंड मीन्स एडवांस एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यूजुअली 14 डेज के लिए मान लेते हैं या 90 डेज मान लो। तो इस शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल एंड स्टेट, याद रखना, बोथ द गवर्नमेंट कैन इशू टू गेट द लोन्स फ्रॉम द आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म टू सेटलमेंट ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट और लिक्विडिटी क्राइसिस। मान लो शॉर्ट टर्म जब गवर्नमेंट में कोई मतलब लिक्विडिटी या पैसे की कमी पड़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं बेज एंड मीन्स एडवांस को इशू करके गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। अब इस पे जो रेट चार्ज होता है वो रेपो रेट चार्ज होता है। गवर्नमेंट को जो मेच्योरिटी मतलब जितना दिन के लिए वो लोन लेंगे उसके बाद उनको पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, और अगर नहीं पे करते तो रेपो रेट पे 2-3% ज़्यादा आरबीआई चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके ओके। तो आरबीआई प्रोवाइड बेज एंड मीन्स एडवांस टू द गवर्नमेंट। अब इसमें ये सब बोल दे कि ये मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म के लिए जो पेमेंट और रिसीव का मिसमैच हो जाता है उसमें गवर्नमेंट इशू करके पैसा ले सकती है। लेकिन अगर वो कह दे कि देखो फिजिकल डेफिसिट को सेटलमेंट के लिए मतलब गवर्नमेंट जो है वेज एंड मीन्स एडवांस इशू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। फिजिकल डेफिसिट इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो ये गांठ बांध लो। ओके, सेकेंड इज देखते हैं, आरबीआई एक्ट एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनिटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड। भाई बहुत ही माइल्ड और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही है, एडवाइस तो दे ही सकता है गवर्नमेंट को। ओके, अब देखते हैं, तो हमारा फोर्थ जो था वो रॉन्ग था, थर्ड सही था, 2 सही था। अब फर्स्ट देखते हैं, आरबीआई मेंटेन्स द अकाउंट फॉर द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट फंड लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। भाई बिल्कुल सही, अगर आरबीआई नहीं मैनेज करेगा तो कौन मैनेज करेगा, मैं नहीं तो कौन वह। तो यहाँ पर 4 हमारा गलत था, तो 1 और 2, 3 सही था, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोटिस मनी। अब भाई नोटिस मनी या कॉल मनी हम पहले देखते हैं क्या होता है ये। ओके, तो चाहे ये नोटिस मनी हो या कॉल मनी हो, ओके, तो इन नोटिस मनी एंड कॉल मनी बोथ में क्या होता है ना, जब जो बैंक होते हैं या कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मान लो कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कोई दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से पैसा लेते हैं, तो वो कॉल या नोटिस मनी पे लेते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है पैसा लेने का। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग, और ये याद रखना, ये जो दोनों कॉल एंड नोटिस मनी होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब इसका कोई कोलेटरल बैकअप नहीं होता है, किसी के द्वारा सिक्योर नहीं किए जाते, तो बोथ आर द अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। एंड ये भी याद रखना, कॉल एंड नोटिस बोथ कैन बी इशू बाय द एनबीएफसी एंड बैंक। एनबीएफसी एंड बैंक बोथ कैन बी इशूड बाय द एनबीएफसी एंड बैंक। ओके, आई होप आप समझ चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए। ओके, थर्ड से पढ़ेंगे एज यूजुअल। इट इज, भाई मैंने पहले ही बता दिया, इट इज जनरली ए सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। मैं पहले बता दिया कि बोथ आर कॉल एंड नोटिस में आर अनसिक्योर्ड। थर्ड इज इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, इट इज इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड अदर। मैंने बता दिया एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इशू कर सकते हैं। 2 इज करेक्ट। फर्स्ट देखते हैं, इट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर ओवरनाइट। अब एक मतलब नोटिस मनी और कॉल मनी में याद रखना कि जो कॉल मनी होता है ना वो ओवरनाइट के लिए होता है। मतलब ओवरनाइट मतलब यूजुअली मान लो 1 दिन के लिए, ओके, 1 दिन के लिए। लेकिन जो
नोटिस मनी है ना वो 2 दिन से 14 दिन के लिए होता है। तो ये ओवरनाइट कैसे हो जाएगा? तो गलत फर्स्ट। तो ये कॉल मनी है, नोटिस मनी में याद रखना। कॉल मनी जो मतलब कॉल किया, तुरंत कॉल किया, तुरंत पैसा मिल गया। नोटिस मनी मतलब नोटिस भेजा, ऐसे याद कर सकते हो। नोटिस भेजा तो 2 से 14 दिन में काम हो गया। तो कॉल मनी शॉर्ट टर्म है, नोटिस मनी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो। तो ओनली 2 इज करेक्ट इन दिस। मैंने जितना बताया उतना याद रखोगे तो कॉल एंड नोटिस मनी के क्वेश्चन आप फंसा लोगे अपने अंदर। ओके, तो इसका आंसर 2 ओनली करेक्ट था, तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 77 क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉमर्शियल पेपर्स। भाई ये भी एक मनी इंस्ट्रूमेंट है। ओके, प्रॉमिसरी नोट बोल सकते हो इसको। और अब इसके बारे में देखते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट है, मनी इंस्ट्रूमेंट है, बात बोल सकते हो। कॉमर्शियल पेपर, इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज मान लो या फिर CFSU मान लो या फाइनेंशियल इंडस्ट्री मान लो, वो लोन मतलब ये प्रॉमिसरी नोट मतलब कहते हैं कि देखो भाई तुम ये परचेस कर लो हमारा कॉमर्शियल पेपर, हमको 100 रुपये दे दो और हम प्रॉमिस करते हैं कि ये हम आपसे परचेस कर लेंगे और कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, ऐसा होता है। और ये याद रखना कि ये अनसिक्योर्ड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। कॉमर्शियल पेपर है मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अब इतना ध्यान में रख के सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है NBFC इशू कमर्शियल पेपर। यस, NBFC चाहे NBFC हो या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर CPSC हो मतलब सेंट्रल PSC हो, ये सब इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर मनी को रेज करने के लिए, लोन रेज करने के लिए। ये प्रॉमिसरी नोट है, याद रखना। इट इज अ शॉर्ट, 1 मिनट, जो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन बैंक होते हैं, और ये जो नॉन बैंक होते हैं ये बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। ओके, और आज की डेट में मतलब प्रेजेंटली जो है ना, 1 मिनट प्लीज, प्रेजेंटली जो है ना वो कितने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है याद रखना। पहले क्या है देखते हैं, नाबार्ड। ओके, फिर क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक, इट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर क्या है, सिडबी है। तो नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी। फिर क्या है, एक्जिम बैंक है मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। ओके, और क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखना ये 5 जो है वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर उसमें बोलते मुद्रा बैंक भी है तो नहीं भाई, मुद्रा बैंक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये याद होगा। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, नाबार्ड है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, एक्जिम है मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक है, और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो थर्ड तो हमने देख लिया था। फिर सेकेंड देखते हैं, इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यस, इट इज अ शॉर्ट टर्म, कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म, मैं बोल चुका हूँ पहले। ओके, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए होगा। जितने भी लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। फिर ये कहता है इट इज अनसिक्योर्ड, मैं बता दिया, कॉल मनी, नोटिस मनी, कॉमर्शियल पेपर दीज ऑल आर अनसिक्योर्ड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, आई थिंक हम ये समझ चुके हैं। अब 78 देखते हैं।
71 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सबको बहुत अच्छे से करेंगे हम, और हम यूजली 3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है भाई, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब लेस देन 1 ईयर, इतना गांठ मान लो कि मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट मोर देन 1 ईयर। तो यस, इट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, मतलब शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड देखते हैं, इट इज अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बैंक्स। शॉर्ट टर्म है और ये सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। ओके, और इसको इशू कौन कर सकता है? इसको इशू किया जा सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, इसको इशू कर दे सकते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मैंने बता दिया, चाहे नेशनल हाउसिंग बैंक हो, नाबार्ड हो, सिडबी हो, ये सब इशू कर सकते हैं इसको, और ये अनसिक्योर्ड है ये। ओके, और ये इशू क्यों करते हैं? टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म। ओके, कह रहे हैं इट इज नॉट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। भाई क्यों ट्रेडेबल नहीं होगा? इट इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये नॉट यहाँ पर लगाकर उन्होंने गलत कर दिया। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, तो उस अकॉर्डिंग पे जाएं तो हमारा 1 भी इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो याद रखना कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट है, ये अनसिक्योर्ड है, इशू किया जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के द्वारा, क्या करने के लिए? टू रेज द फंड। क्या ये ट्रेडेबल है? तो हाँ, ये ट्रेडेबल है, मतलब अगर मैंने खरीदा है तो मैं इसको फिर से सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता हूँ किसी और को, तो उसको ट्रेडेबल कहते हैं। भाई 79 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म माइंड में रख लो बिल्कुल, और अगर आपने शॉर्ट टर्म माइंड में रखा हो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके भाई, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ये लॉन्ग टर्म का है। स्टेट डेवलपमेंट लोन जो सिक्योरिटीज होती हैं या जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, मनी मार्केट का नहीं है। तो 4th रॉन्ग। 1 मिनट, वॉइस आउटसाइड से आ रही बाद में। मैंने बता दिया कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है वो मनी मार्केट नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसीलिए चलो अब रिवाइज कुछ करते हैं हम। क्या जो गवर्नमेंट के कौन कौन से लोन इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म में, कौन कौन से शॉर्ट टर्म में, तो याद रखना, वेज एंड मीन्स एडवांस, ओके, प्लस क्या, ट्रेजरी बिल, 1 मिनट, ट्रेजरी बिल यार, ओके, प्लस बेजमेंट मीन्स एडवांस प्लस ट्रेजरी बिल प्लस और क्या, इतना, मतलब ये दोनों मान लो, बेज एंड मीन्स एडवांस ट्रेजरी शॉर्ट टर्म है, बेज एंड मीन्स एडवांस एंड ट्रेजरी बिल आर द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। और क्या मतलब, और जो ये 1 मिनट, डेटेड सिक्योरिटीज, हमको ये पता होना चाहिए कि बेज एंड मीन्स एडवांस दोनों को प्रोवाइड होता है, मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। ओके, ट्रेजरी बिल किसका है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है, तो ये पता होना चाहिए हमें। फिर और जो एक और जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ना, वो क्या है हमारा, कैश मैनेजमेंट बिल। और वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो कैश मैनेजमेंट बिल का है, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैश मैनेजमेंट बिल,
ये सब जो है तुम्हारे शॉर्ट टर्म, सॉरी क्या लिखा था हमने, वेज एंड मीन्स एडवांस प्लस ट्रेजरी बिल प्लस कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब शॉर्ट टर्म है गवर्नमेंट के, याद रखना। तो वेज एंड मीन्स एडवांस किसके लिए है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ को प्रोवाइड होता है, बट ट्रेजरी बिल जो है और कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है मनी रेज करने का या लोन रेज करने का। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म, सेंट्रल और स्टेट दोनों का देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट डेवलपमेंट लोन जो कि स्टेट ओनली स्टेट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो डेटेड सिक्योरिटीज, ये सब लॉन्ग टर्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट का स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। प्लीज इग्नोर आउटसाइड वॉइस। यस, तो अब हम आंसर देखते हैं भाई, पढ़ते हैं अच्छे से, सॉल्व करते हैं। तो मैंने बता दिया स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है लॉन्ग टर्म है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने पहले ही देख लिया कि भाई ये तो एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और हमने इसके बारे में क्या क्या देखा था सब कुछ रिकॉल करो। तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में हमने ये भी देखा था कि ये ट्रेडेबल है और ये अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड नहीं होता। तो याद रखना, वैसे जितने भी मतलब कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, या फिर कमर्शियल पेपर हो गया, ये सब अनसिक्योर्ड होते हैं। हम एक बार इसको लिख लेते हैं, कौन कौन से हम अनसिक्योर्ड हैं ये लिखेंगे। अनसिक्योर्ड याद रखिए, मान लेना अनसिक्योर्ड, सॉरी अनसिक्योर्ड कौन कौन से, फर्स्ट कॉल एंड नोटिस मनी, याद रखना। सेकेंड कॉमर्शियल पेपर, थर्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो याद रखना ये जितने भी हैं वो सब अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट हैं और सब शॉर्ट टर्म के लिए। ये तीनों जो है, तीनों चारों जो है शॉर्ट टर्म के लिए। तो याद रखना ये। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई अपना। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने बता दिया था शॉर्ट टर्म, ट्रेजरी बिल अभी मैंने बताया कि ये सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। कैश मैनेजमेंट बिल यहाँ मैंने ये देखो लिखा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पर शॉर्ट बिल लिखा था मैंने। तो भाई क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है अपना। 1, 2 एंड 3 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई कर देना यार, जान सब्सक्राइब वगैरह। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मर्जर्स ओके, एक्विजिशन ओके ऑफ कॉमर्शियल बैंक में रिक्वायर अप्रूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। मतलब अगर कमर्शियल बैंक को, दो कमर्शियल बैंक है वो मर्जर होना है, या फिर एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक के पूरा शेयर जो है वो खरीद लेता है या खरीद लेता है, तो उस डिसीजन में किस किस का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। देखते हैं भाई किस किस का होगा। सेकेंड देते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हो कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 में। ओके, तो यस इसका रिक्वायर होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में लिखा हुआ है कि कोई भी एक्विजिशन या मर्जर होता है तो उसको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये फेयर ट्रेड को
प्रमोट करता है। ओके, तो फेयर ट्रेड कब हो पाएगा? फेयर ट्रेड होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तो फेयर कंपटीशन कब होगा? जब बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हो, अगर इसका अप्रूवल इसलिए जरूरी है कि आप कोई मतलब दबाव में किसी का शेयर, मतलब वो कहे कि जैसे मूवी में देखते हैं कि तुम अपनी कंपनी मुझे बेचोगे, अगर नहीं बेचा तो हम जबरदस्ती बिना पैसे दे ले लेंगे। तो इन सब को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन का चाहिए कि अगर कोई दबाव में बेच रहा है तो इसका अप्रूवल चाहिए। वो पूछेंगे कि क्या तुम बेचोगे, क्या तुम्हारा मन कर रहा है, चलो 1 महीने बाद सोचते हैं। ठीक है, तो यस इट इज करेक्ट। और एक बात याद रखना, जो ये इसका अप्रूवल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, पावर है उसके पास, वो चाहे तो किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी इंडस्ट्रीज को इससे एग्जेम्प्ट कर सकती है कि हाँ तुम्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मर्जर हो सकते हो। तो भाई इनको दरकिनार कर सकती है, मतलब केला खा के छिलका बहाने वाला काम। मेरा किसी को ऑफेंड करने का नहीं है, सॉरी, बट ऐसा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कह दे कि तुम्हारा अप्रूवल की ज़रूरत अब नहीं है, तुम बुढ़े हो चुके हो। ओके, तो बट इस कंडीशन में से कि मतलब व्हिच ऑफ द एजेंसी अप्रूवल रिक्वायर्ड हो सकता है, तो हो सकता है कंपटीशन कमीशन। वो तो एक वो जो है वो तो एक एग्जाम्पशन या फिर कह सकते हो कि ये कि लूप होल्स है ना। ओके, एंड फर्स्ट देखते हैं रिजर्व बैंक। भाई इसका तो करना ही पड़ेगा यार, मतलब आप सोचो जरा, किसी बैंक का मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, और ये सब रेगुलेट करता है आरबीआई बैंकिंग ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1949 में, मर्जर एक्विजिशन रेगुलेशन। तो भाई इसमें हमारा दोनों सही हो जाएगा। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड ब्यूरो कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2022। ओके, तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, हैज यू सीन और हैज यू नो हर्ड एनी टाइम बैंक बोर्ड ब्यूरो ने? इफ यस, तो आपका काम बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो ये मान लो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो था वो गर्लफ्रेंड था। ओके, बैंक बोर्ड ब्यूरो वाज द गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड मतलब कोई लीगल वो है नहीं भाई ना, कोई लीगलिटी तो नहीं है ना। गर्लफ्रेंड मतलब बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है। तो ये गर्लफ्रेंड था, लेकिन अब ये SFIB जो ये गर्लफ्रेंड जो है ना, यही अब वाइफ बन गई है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे शायद अब। तो जो गर्लफ्रेंड थी वही अब वाइफ है। सिस्टम चेंज क्या हुआ है, पहले ये लीगल मतलब लीगल बैकअप नहीं था, अब लीगल बैकअप है भाई। शादी हो चुकी है, 7 फेरे हो चुके हैं, 1 जन्म के 7 जन्म साथ रहना पड़ेगा। अब ये लीगली बिल्कुल लिखा जा चुका है, ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। तो यही अब आपका क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होता है। याद रखना, जो गर्लफ्रेंड थी वही अब लीगली वाइफ बन गई है। बहुत किस्मत वाले थे। ओके, तो हम भाई अपना रूल कन्वेंशन कायम रखेंगे, 3rd से पढ़ेंगे। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मैंने क्या बोला कि गर्लफ्रेंड जो थी वही वाइफ बनी है और गर्लफ्रेंड के पास लीगल स्टेटस नहीं था। तो अब जब वो वाइफ बनी है तो भाई नया एक्ट आया होगा ना भाई, नए से उसने शादी की। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे के मंडप में बैठ के शादी कर लिया, मंडप एक शादी हो रही थी, उसकी शादी हो गई फिर इसकी हो गई, नहीं। तो ये 3rd जो है वो इनकरेक्ट है। ये जो FSIB बना है वो FSIB का एक्ट आया है पार्टिकुलर, यार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं हुआ है। ओके, 3rd इज इनकरेक्ट कंप्लीटली। ओके ओके, अब देखते हैं सेकेंड। इट हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स।
भाई हेल्प कर रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहा कि ये फंड प्रोवाइड करता है। सिंपल सा माइल्ड सा स्टेटमेंट है, तो टू इज करेक्ट, ये हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। फर्स्ट देते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स इन पब्लिक सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज ऑल्सो, यही तो इसका फंक्शन है। यहाँ रिस्पॉन्सिबल की जगह पर अगर सर ने रिकमेंडेशन लिखा होता तो और भी मतलब काफ़ी अच्छा होता, बट फिर भी ये सही है क्योंकि हमें ऊँट के दांत नहीं गिनने हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जो किस किस के हेड को ये चूज करता है, रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, या चाहे वो पेंशन कंपनी हो, चाहे वो कोई बैंक हो, बैंक के गवर्नर हो, डिप्टी गवर्नर हो। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज आल्सो फ्रॉम दिस, ओके, याद रखना। और या फिर तो और या बोर्ड हो, जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन सबको यही रिकमेंड करता है। और सेंटर ये रिकमेंड करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी है ना, कमेटी कौन सी कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक मतलब अपॉइंटमेंट पर है, तो वो जो है वो अपॉइंटमेंट करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, तो वो अपॉइंट करती है। तो ये रिकमेंड करता है और वो अपॉइंट करता है। वो कैबिनेट कमेटी जो है वो चेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना उसको प्राइम मिनिस्टर जी हमारे चेयर करते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट और एक बात याद रखना, जो ये FSIB है ना, इसके जो चेयरमैन है उसको कौन चूज करेगा, तो वो चूज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि SFI बैंक बोर्ड ब्यूरो मतलब जो गर्लफ्रेंड थी उसका चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता है। एक बार और क्वेश्चन आया था कि इसका चेयरमैन आई थिंक वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसके जो चेयरमैन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। तो भाई यहाँ पर कितने 1 और 2 वुड बी करेक्ट। तो हमने इतना देख लिया है। अब हम देखते हैं 82 और ये हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन और हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके, तो भाई सेकंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे आप 1 मिनट दे दो। ओके, सो देखते हैं कि 82 नंबर आप क्वेश्चन कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। वही बॉम्बे मतलब JFY बनने का सिलसिला जारी है, तो हम सेकंड से अपना पढ़ेंगे। द पर्सन सिलेक्टेड बाय द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। मैंने बता दिया कि ये रिकमेंड करता है FSIB, और जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट जो कि चेयर किया जाता है PM के द्वारा, वो अपॉइंटमेंट फाइनल करते हैं। ओके, जो ये कैबिनेट कमेटी है ना, जो ये कैबिनेट कमेटी है ये चेयर किया जाता है PM के द्वारा, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और क्या जानते हो इसके बारे में, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चेयर किया जाता है PM के द्वारा, और ये मेंशन है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये मेंशन है रूल ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस रूल होता है गवर्न करने के लिए पार्लियामेंट में, उसके अंडर इसका मेंशन हुआ है, जो कि बिजनेस रूल जो है रूल्स ऑफ बिजनेस 1961 है, उसमें मेंशन है इसका पार्लियामेंट के। कौन कौन सी कमेटी है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, तो 8 कमेटी जो कैबिनेट की, यहाँ टोटल 8 कैबिनेट कमेटी होती हैं, और 8 कैबिनेट कमेटी में ओनली जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड अकोमोडेशन ये 2 होता है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चेयर करते, और 6 अदर जो कमेटी हैं लाइक कौन कौन सी 6 अदर कमेटी हैं वो देखते हैं हम, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, हमको पता है कि जो CACP जो होता है कैबिनेट मतलब CACP जो होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर,
वो रिकमेंड करता है एमएसपी, और वो फाइनल किया जाता है इसी कमेटी के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि चेयर किया जाता है पीएम के द्वारा। तो ये कैबिनेट कमेटी हो गई। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये भी प्राइम मिनिस्टर जी चेयर करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर जी। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, कौन? प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ये कौन चेयर करता है? ये भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, तो 6 हो गए। ये प्राइम मिनिस्टर जी चेयर करते हैं, और 2 नहीं चेयर करते, वो केवल याद रखना कि नहीं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन नॉट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके। और जो FSIB वो तो हम देख ही चुके हैं, वो क्या क्या अपॉइंट करता है, मतलब क्या क्या रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट में। जो होल टाइम डायरेक्टर हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन कंपनी या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को तो होल टाइम डायरेक्टर को मतलब रिकमेंड करता है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को, PSUs को ये करता है। तो ये हमको याद रखना है। तो अब हम क्वेश्चन कितने देख चुके हैं, तो ये मैंने बता दिया कि ये जो अब फाइनल अप्रूवल जो होता है FSIB का, वो कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट देता है। इट सिलेक्ट द चीफ ऑफ LIC, भाई LIC एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, तो सही है। नबार्ड एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और नबार्ड क्या है? नबार्ड के बारे में एक बात याद रखना कि नबार्ड जो है ना, वो डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये इनडायरेक्ट लोन देता है, ये रिफाइनेंसिंग करता है। और नबार्ड जो है रेगुलेटर के रूप में काम करता है, किसका? RRB का। RRB जो बैंक है उसका रेगुलेटर भी होता है ये। ओके, तो ये सब आप याद रखना। और नबार्ड का हमने पता है जो क्रेडिट कार्ड है वो भी नबार्ड ने इशू किया था, आई थिंक अराउंड 1998, किसान क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द नबार्ड बैंक। और इसका मतलब रूरल डेवलपमेंट में इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल डेवलपमेंट और रिफाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट ऑफ रूरल। और क्रेडिट कार्ड के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब खत्म ही है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन तो देख लेते। तो क्रेडिट कार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये PIQ है, PYQ, ये शॉर्ट टर्म नीड जो है फार्मर की वो फुलफिल करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म लोन है। और इसमें शॉर्ट टर्म लाइक अ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, लाइक अ मेंटेनेंस ऑफ फार्मर इक्विपमेंट्स कंजम्पशन, तो इन सब के लिए दिया जा सकता है। अगर उसमें ये बोल दे कि ये फार्मर को ट्रैक्टर बुलडोजर ये सब खरीदने के लिए, तो नहीं भाई। और पहली बात, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए देते हैं, उसमें क्या ट्रैक्टर बुलडोजर आ जाएगा यार। तो याद रखना कि ये शॉर्ट टर्म होता है और ये केवल टेम्प्रोरी, जो फार्मर को जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे या उसके टाइम पे जो उसको सीजनल नीड होती है क्रेडिट की, उसको फुलफिल करने के लिए दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो बस भाई, आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट करो थोड़ा यार। मतलब बिल्कुल मुझे पता है कि मेरा जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, यहाँ पे वॉइस भी नहीं सही आती, मेरे पास सारे इक्विपमेंट भी नहीं है जिससे मैं मतलब अच्छा वीडियो बना पाऊँ, बहुत ही मिनिमल है। तो प्लीज़ सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ कीप द वॉचिंग द माई चैनल। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपको हर्ट हुआ हो तो सॉरी।